दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। किसी किसी दिन हम देखते हैं कि मार्केट में अपवर्ड जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, बट ज़्यादातर केसेस में मार्केट नीचे ही जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं, कौन कौन से ऐसे शेयर प्राइजेस हैं जो अभी अच्छे बने हुए हैं, या ये कहें कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसको हमें परचेज करना चाहिए जब मार्केट डिक्लाइन हो रहा है। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बेस्ट स्टॉक्स टू बाई इन मार्केट क्रैश, जो लॉन्ग टर्म जेम है। मतलब ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या जो मैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अभी कर रहा हूं मार्केट गिरते हुए समय। और ये एक स्ट्रैटेजी होगी लॉन्ग टर्म गेन के लिए। लॉन्ग टर्म में हम लोग कैसे इससे रिकवर कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन कौन से हैं अभी के समय में। मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में समझेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स इस जो मार्केट नीचे जा रहा है उसके बाद भी किन सेक्टर्स पर भरोसा किया जा सकता है, किस तरीके की कंपनीज में भरोसा किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। और हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से कुछ जो स्टॉक्स हैं वो अंडर वैल्यू हो गए हैं मार्केट गिरने की वजह से। तो इन 4-5 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत ही जबरदस्त आपके लिए इंसाइट होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन क्यों हो रहा है स्टॉक मार्केट में। अगर आप देखेंगे जो मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है, जो मार्केट नीचे जा रहा है, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है इकोनॉमी डाउनटर्न्स है। दुनिया भर में जितनी भी मार्केट्स हैं, जितनी भी इकोनॉमी है, चाहे यूएस का मार्केट हो, चाहे चाइना का मार्केट हो, चाहे इंडिया का मार्केट हो, वियतनाम का मार्केट हो, ये सारे मार्केट्स हो सकता है किसी किसी मार्केट में ऊपर और नीचे शेयर मार्केट वहां का जा रहा है, लेकिन इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है। एक डर है कि कहीं स्लो डाउन ना आ जाए, एक डर है कि कहीं रिसेशन ना आ जाए। उसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। और क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट करता है, मतलब एक लोग खरीद रहे हैं तो सारे लोग खरीदने लगते हैं, एक लोग पैसे निकाल रहे हैं तो सारे लोग पैसे निकालने लगते हैं। इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो एक ये रीजन है प्राइमरी। दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन है। आप देख रहे होंगे चाइना यूएस में ट्रेड वॉर, मैक्सिको और यूएस में ट्रेड वॉर, कनाडा और यूएस में ट्रेड वॉर। जब से ट्रम्प भैया आए हुए हैं गवर्नमेंट में, इन्होंने पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो एक दूसरा तो रीजन ये है। ग्लोबल इवेंट्स बहुत ही अनसीन हो गए हैं। मतलब यूक्रेन और रसिया में वार रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, तो इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्योंकि जब भी युद्ध होता है, जब भी लड़ाई होती है, वॉर होता है दो कंट्रीज के बीच में, या दो कंट्रीज के बीच में टेंशन चल रही होती है, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि मार्केट का मतलब ही यही है कि कुछ चीज कहीं से पैदा हो रहा है, कहीं पर जा रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है। इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। और ग्लोबल इवेंट्स जो है उसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये वॉर कब बंद होगी, कब किस डायरेक्शन में जाएगा। मूड किसी का नहीं समझ में आ रहा है। इसकी वजह से भी मार्केट डिक्लाइन हो रहा है। अब यहां पर आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। जब मार्केट डिक्लाइन जाता है तो लगभग सारे शेयर्स, जितने भी शेयर्स हैं, वो नीचे जाते हैं। जब नीचे जाते हैं, आप किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को कब परचेज करना चाहते हैं? आप तब उसे परचेज करना चाहते हैं जब उसका दाम कम हो, ताकि वो ऊपर ही जाए। अब बहुत सारे इस मार्केट क्रैश में, मार्केट स्लोडाउन में, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नीचे आ गए हैं, जिनका दाम कम हो गया है, और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई है कि हम उन शेयर्स को, उन स्टॉक्स को परचेज कर सकते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। चलिए अब कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन कौन से हैं
ये मैंने कुछ R&D किया है, थोड़ा सा रिसर्च किया है, उसके बेसिस पे है। मैं इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इसके बेसिस पे है। मार्केट का डेटा जो बोल रहा है, इसके बेसिस पे है। ये मेरी तरफ से किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर इन शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपना ड्यू डिलिजेंस, अपनी एनालिसिस खुद करना पड़ेगा पहले, और किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं केवल अपने एक्सपीरियंस साझा करता हूं आपके साथ, ताकि जिस तरीके से मैंने स्टॉक के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की है, और एक स्टेप पे मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल फाइनेंशियल फ्री हो गया हूं, बट एक स्टेप, 2 स्टेप मैं ऊपर पहुंचा हूं। मैं चाहता हूं आप भी उसी तरीके से पहुंचे। तो ये मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। पहली कौन सी कंपनी है जो इस मार्केट में जाई जा सकती है, वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम लोग TCS कहते हैं। TCS दुनिया के सारी जगहों पर है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में है। मैं यूएस जाता हूं तो यूएस में भी वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉय है TCS। यूके में वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर है TCS। भारत की तो कंपनी ही है। अगर आप देखेंगे तो IT सेक्टर में ये लीडर है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इनका, और ये लास्ट 52 वीक्स जो मतलब एक साल में सबसे निचले स्तर पर ऑपरेट कर रहे हैं, जो करीब 3457 है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिले। तो इस समय जब मैं TCS में बहुत समय से सोच रहा था कि कुछ और शेयर्स परचेज करने चाहिए TCS के, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि TCS बहुत ही हाई वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था। अब TCS पूरे एक साल के सबसे निचले स्तर पे आ गया है। मुझे लगता है कि TCS का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, बड़ी कंपनी है, किसी भी तरीके से डूबने वाली कंपनी नहीं है, तो लंबे समय में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और क्योंकि मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूंगा अपने एक साल के बिल्कुल कम वाले स्तर पे, तो अगर ये रिकवर भी करेगा तो ऑटोमेटिकली एक साल में जितना रिटर्न इसने पीछे दिया हुआ है, उतना रिटर्न मेरे लिए एडिशनल हो जाएगा, अगर ये अपने पीक पॉइंट पर भी पहुंचेगा जिस पे ट्रेड कर रहा था मार्केट को गिरने से पहले। दूसरी कंपनी है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। और SBI गवर्नमेंट बैक्ड होता है, एक तरीके से गवर्नमेंट और RBI का रिप्रेजेंटेटिव होता है बैंकिंग सेक्टर में। जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं SBI और बाकी गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू भी, बट प्राइमरली SBI के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं मार्केट में। तो SBI नहीं डूबने वाला है, और SBI पूरे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा जनरली परफॉर्म करने वाला बैंक है। तो SBI में मैं कुछ पैसे डाल सकता हूं। अभी ये करीब 1.8% के आसपास डाउन है, 1.8% के आसपास डाउन है। और अगर इसका पोर्टफोलियो देखोगे, आपके स्टॉक्स देखोगे, अभी 691 पे है आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये उससे ऊपर ही जाएगा ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि ये ऊपर ही जाएगा इस बात का मुझे भरोसा है, तो अभी कम दाम पे मुझे ये खरीदने में बेहतर ऑप्शन लग रहा है। तीसरा जो मुझे कंपनी तीसरी लग रही है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का मैं बहुत जबरदस्त फैन हूं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा और महिंद्रा आई एम नॉट श्योर इसमें इंक्लूड किया है कि नहीं मैंने, बट टाटा मोटर्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करती है। टाटा मोटर्स ने पिछले 4 साल 5 साल में जिस तरीके के अपने गाड़ियों में उन्होंने वेरिएशन क्रिएट किया है, CNG में ला रहे हैं, EV में ला रहे हैं, मार्केट में इनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो पहले केवल मारुति का हुआ करता था, अब टाटा का शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और टाटा एक तो बिल्कुल 100% इंडियन कंपनी है, तो इस वजह से भी मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करने में लग रहा है। EV मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और टाटा मोटर्स EV में बहुत अच्छे रिवोल्यूशन, बहुत ही अच्छे मॉडल्स लेकर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स अच्छा रिजल्ट देगा मुझे, तो इस वजह से मैं टाटा मोटर्स एक चूज कर रहा हूं। आज की डेट में 630 रुपीज के आसपास इसका शेयर है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अगेन, ये सारे मेरे रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आपको अपना ड्यू डिलिजेंस और रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, तो एक कंपनी इसमें छूट गई है, वो भी मैं बताता हूं, महिंद्रा और महिंद्रा। महिंद्रा और महिंद्रा का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग मुझे दिखाई देता है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक मार्केटिंग वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। अभी कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर दुनिया की जो सबसे बेहतरीन
गाड़ियां बन रही है, दुनिया की जो सबसे बेहतरीन कार्स बन रही है टेस्ला वगैरह की, उस तरीके का मॉडल अगर कोई लॉन्च कर सकता है, उस तरीके का टेक्नोलॉजी कोई लेकर आ सकता है, तो या तो टाटा लेकर आएगा या महिंद्रा लेकर आएगा। और महिंद्रा में मेरा भरोसा है, तो महिंद्रा और महिंद्रा को भी मैं कंसीडर कर रहा हूं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? अभी तक हमने कुछ स्टॉक्स की बात करी, कुछ कंपनीज की बात करी कि कौन कौन से कंपनीज मुझे लग रही हैं बेहतर परफॉर्म करेंगी इस गिरते हुए मार्केट में भी, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं। अगर आपको जो मैंने कंपनीज रिकमेंड करी आपको लगता है कि उसमें पैसे डाल देना है और 2 महीने 3 महीने 6 महीने पैसे निकाल लेना है, तो आपको नहीं उसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? टिपिकली 3 सेक्टर्स होते हैं जो गिरते मार्केट में या लगभग किसी भी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, या यूं कहें कि एवरेज परफॉर्म करते हैं। मार्केट गिर रहा हो तो वो एवरेज बहुत अच्छा हो जाता है। पहला सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। कौन वो एफएमसीजी सेक्टर? मतलब जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्टेबल डिमांड इनकी एक तो होती है, इसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डाउन टर्न में भी इनका कंजम्पशन होता है और बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड में गिरावट नहीं आती है। जैसे आटा बनाने वाली कंपनी है, मसाले बनाने वाली कंपनी है, जो रोज़मर्रा की हम चीज़ें खाते पीते हैं, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनीज होती हैं उसमें जैसे टीसीएस है, सोया रुचि है, पतंजलि है, तो ये सारे बेहतर परफॉर्म करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा ज़्यादातर फिनेंस के एक्सपर्ट्स जो है, मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। चलिए अब कंटेंट में आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सेक्टर है वो है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल साइक्लिकल इंडस्ट्री है, रिबाउंड विद इकोनॉमिक रिकवरी होती है हमेशा। जब भी मार्केट रिकवर होता है या जब भी मार्केट बाउंस बैक करता है तो हमेशा देखा गया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता ही करता है। इसीलिए जो मैंने इसके पहले आपको 5 कंपनीज बताई थी उसमें से 2 कंपनीज ऑटोमोबाइल की आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं। ऑटोमोबाइल जब भी मार्केट अच्छा चलता है तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि लोगों के पास जब पैसे आते हैं, लोगों के पास डर नहीं होता तो वो गाड़ियों पर, शौक पर खर्च करते हैं। ऑटोमोबाइल एक एवरग्रीन सेक्टर माना जाता है, एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली जो कंपनीज हैं, जैसे जो एसी बनाती हैं, जो किचन अप्लायंसेस बनाती हैं, जो मिक्सी बनाती है, जो पंखे बनाते हैं, जो ड्यूरेबल आइटम्स बनाते हैं घर के रोजमर्रा की चीज़ों में, ये भी जब मार्केट रिकवर करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे देखा गया है। जैसे अच्छा होता क्या है कि जब 96 का स्लो डाउन हुआ था, 2008 का स्लो डाउन हुआ था, कोविड के टाइम पे स्लो डाउन हुआ था, जब भी उसके बाद मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किया तो अगर बाकी सेक्टर्स x% से ग्रो कर रहे हैं तो ये तीनों सेक्टर्स नॉर्मली x प्लस 5% x, 10% x, 20% x, मतलब उससे ज्यादा ग्रो कर रहे थे। तो अगर आज जब इनके शेयर्स के दाम, इन सेक्टर्स के शेयर्स के दाम कम है, इसमें मैं पैसा लगाता हूं तो मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर रिजल्ट देंगे गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। कुछ और टिप्स की बात करते हैं। ये तो अभी जितनी चीजें मैंने बताई ये सब थ्योरी वाली बातें हैं। एक्शन में हमें क्या करना है? एक आपको कंडक्ट थॉरो रिसर्च, आपको पूरा एक रिसर्च करना है, एनालाइज कंपनी फंडामेंटल्स। जब मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूं, उनकी बैलेंस शीट कैसी है, उनका पिछले 3-4 क्वार्टर्स में प्रॉफिट कितना रहा, उनके एसेट्स कितने हैं, उनकी वैल्यूएशन कितनी है, किस रेट से ग्रो कर रहे हैं वो, ये जो फंडामेंटल्स होते हैं, अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आपको फंडामेंटल्स को अच्छे से देखना चाहिए। जब आप फंडामेंटल्स को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही समझ में आता है कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आप अपना पोर्टफोलियो कभी भी किसी एक सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में या किसी पर्टिकुलर एक एसेट क्लास में आपको नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले एसेट क्लासेस आपको अलग अलग रखने हैं, मतलब कुछ पैसे स्टॉक, कुछ पैसे एसआईपी, कुछ पैसे डेब्ट, कुछ पैसे बॉन्ड, कुछ पैसे गोल्ड, कुछ पैसे रियल एस्टेट, अलग अलग जगह पर लगाइए। फिर हर एसेट क्लास को भी डाइवर्सिफाई करिए। जैसे एसआईपी आप कर रहे हैं तो एसआईपी में भी जितना अमाउंट आप डाल रहे हैं, कुछ पैसे लार्ज कैप, कुछ पैसे मिड कैप, कुछ पैसे स्मॉल कैप, इसमें करिए। अगर आप स्टॉक्स ले रहे हैं तो उसमें भी इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई करिए। कुछ ऑटोमोबाइल में, कुछ एफएमसीजी में, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कुछ आईटी में, कुछ ग्रीन एनर्जी में
अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन आपको करना चाहिए। इवन मैं इतना करता हूं कि ऑटोमोबाइल में भी फिर डाइवर्सिफिकेशन करता हूं, बजाय केवल एक कंपनी में डालने के मल्टीपल कंपनीज में मैं उसको वो पैसे डालता हूं और इन्वेस्ट करता हूं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको जरूर गाइडेंस लेना चाहिए। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग अपने रिसर्च के बेसिस पे ही करते हैं, और जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं हमें लगता है कि ये अपना प्रॉफिट देखकर बताएगा, अपना प्रॉफिट देखेगा। तो उससे बेहतर है कि आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रॉपर फाइनेंशियल गाइडेंस आपको देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस, पास्ट क्या परफॉर्मेंस रहा, उनका भी क्या वैल्यूएशन चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहते तो खुद अपनी नॉलेज को विकसित करिए, बढ़ाइए, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा सा लर्निंग पर खर्च करिए। इवन से फॉर एग्जाम्पल आप ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, सो बेटर टू स्विच टू एसआईपी। एसआईपी पे स्विच करिए। एसआईपी काफी रिसर्च होती है और जनरली ठीक ठाक परफॉर्म करती है, अगर आपने ढंग से थोड़ा सा भी बेसिक समझकर उसमें आपने रिसर्च किया या उसमें आपने पैसे डाले। दोस्तों, इन एक्शनेबल स्टेप्स के बाद इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सिंस मार्केट डाउन जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 चीजें जो मैं बोलता हूं किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको लेना चाहिए, करना चाहिए। पहली चीज है अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर करा के रखें। दूसरा, अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखिए। तीसरा, अपने जो एक्सपेंसेस है, जो आपका खर्चा है महीने का, उसके 6 महीने का इमरजेंसी फंड आप बनाकर जरूर रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए, उनको लिंक भेजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।